हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य राजस्थान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वंश की। जब हम राजस्थान का अध्ययन शुरू करते हैं तो जैसे ही हम गुर्जर प्रतिहार वंश में आते हैं तो हमारा जो उत्साह है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे नाम आते जाते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष, नाग प्रथम, द्वितीय, नागभट्ट, अलग अलग शाखाएँ, तो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा बोझिल हो जाता है और हम इतिहास को फिर कहीं ना कहीं जा कर के मेवाड़ वंश से शुरू कर देते हैं या चौहान वंश से शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आज मैं ये टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, इसमें सभी क्वेश्चंस मैंने समाहित किए हैं। आपको कहीं और भटकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और आप पूरा वीडियो देखें और प्लीज़ वीडियो को स्किप न करें। भले ही आप वीडियो न देखें दोस्तों, वो ज़्यादा बढ़िया है, पर आप स्किप न करें, क्योंकि एक भी सेकंड में वीडियो में कोई भी इधर उधर की बात या फालतू टाइम वेस्ट करना, ऐसा कुछ भी मेरे वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। और शॉर्ट एंड स्वीट की जो अवधारणा है, इसके साथ दोस्तों आज हम गुर्जर प्रतिहार वंश शुरू करते हैं और मुझे आशा है कि ये वंश आपको हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री एक नए अंदाज में। दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश की हम बात करें उससे पहले मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालता हूँ, ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया पहले के समय का हो जाए। देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने इंडियन हिस्ट्री में वीडियो अपलोड कर दिए हैं सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता के, तो उसके बाद दोस्तों सबसे पहले प्रादुर्भाव होता है महाजनपद काल का। और महाजनपद काल के बाद में मौर्य काल प्रमुख रूप से आता है। मौर्य काल के बाद में गुप्त वंश आता है और गुप्त वंश के प्रादुर्भाव के बाद में हर्ष का जो वर्धन वंश है, हर्ष का जो साम्राज्य है, हर्ष का जो काल है, यह आता है। और हर्ष के काल के बाद में 647 ईस्वी में हर्ष का काल समाप्त होता है। तो दोस्तों उस समय जो भारत की स्थिति है वो थोड़ी सी ढुलमुल सी हो जाती है। और गुप्त काल तक जो मगध हम जो पढ़ते हैं, शक्ति का केंद्र या प्रतिष्ठा का केंद्र, जो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, या जो मगध हम कह सकते हैं, मगध जो शक्ति का केंद्र था, वो इस शक्ति या प्रतिष्ठा का जो केंद्र था वो अब सरक करके चला जाता है हर्ष के काल में कन्नौज में। जी हाँ दोस्तों, हर्ष के काल से लेकर के 1200 ईस्वी तक कन्नौज सर्वोपरि उत्तर भारत में सबसे श्रेष्ठ नगरों में गिना जाता है। और कन्नौज को लेकर के ही ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ये शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, तो गुप्त काल के बाद में जो हम एक अंधियारा युग जिसे कहते हैं, तो इसमें ये जो वंश हैं गुप्त वंश के बाद, तो इसमें फिर हम यह जो गुर्जर प्रतिहार वंश है यह बहुत प्रमुखता से पाते हैं दोस्तों। गुप्त वंश के बाद हम गुर्जर प्रतिहार वंश को बहुत प्रमुखता से पाते हैं। गुर्जर प्रतिहार दोस्तों पश्चिमी भारत में थे। पश्चिमी भारत आप समझते हैं, राजस्थान, गुजरात आदि जगहों पर ये वंश स्थापित था। और इस वंश ने दोस्तों कई वर्षों तक एक सुरक्षा प्रहरी का काम किया। और जो आक्रमण बाद में हमें झेलने पड़े, गजनवी, गौरी के आक्रमण, वो बहुत पहले हो चुके थे, लेकिन इन्होंने एक वास्तविक प्रतिहार का जो है श्रेय इन्होंने लिया और अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवाया। दोस्तों उस समय जो परिस्थितियां हैं, थोड़ा सा मैं उस पर प्रकाश डालूंगी। हर्ष के काल के बाद में अलग अलग जगह से धीरे धीरे अलग अलग वंश उभरने लगे। और जिस प्रकार से दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे बड़े बल्ब के सामने छोटे छोटे बल्ब नहीं दिखाई देते, लेकिन जब बड़ा बल्ब बुझ जाता है तो जो छोटे बल्ब हैं दोस्तों वो अस्तित्व में होते हैं, पर वो दिखाई देने लगते हैं। ऐसे ही हर्ष के काल के बाद में सामंतवादी प्रथा बहुत जोर पे थी। सामंतवादी प्रथा जोर पकड़े हुए थी और जो समाज में जो रूढ़ियाँ हैं वो बढ़ रही थी। जाति प्रथा बिल्कुल कठोर होती जा रही थी। ऐसी स्थिति में प्रादुर्भाव होता है गुर्जर प्रतिहार वंश का। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही पूर्व मध्यकाल इसे हम कहते हैं। यहाँ से लेकर के सल्तनत काल तक का जो काल है ये पूर्व मध्यकाल में आता है। एक और विशेषता है इस काल की, इस काल में उत्तर भारत में जो शासन है वो तो कमज़ोर होता जाता है और दक्षिण भारत में जो शासन है वो बहुत, उसकी जो नींव है बहुत मजबूत होती जाती है। और फ्रेंड्स, इसमें बंगाल की थोड़ी सी एक बार बात करें हम, क्योंकि ये बाद में सारी चीज़ें हमारे इसमें टॉपिक में आएंगी, इसलिए मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। बंगाल में देखिए, हर्ष के समय गौड़ नरेश था शशांक, उसकी हत्या की, उस बदला लिया हर्ष ने अपने भाई की हत्या का।
तो जो शशांक है वो मारा गया। उसके बाद में 100 वर्ष तक बंगाल बिल्कुल अंधकार में चला जाता है। उसके बाद गोपाल नामक व्यक्ति ने, जो कि ग्वाला था, उसने पाल वंश की स्थापना की बंगाल में। तो इस प्रकार से हम 3 वंश दोस्तों मुख्य रूप से पढ़ेंगे यहाँ। एक तो जो हमारा, जैसे कि आप नक्शे में देख रहे होंगे इस तरफ, जो पूर्वी भारत है इसमें पाल वंश था, पश्चिमी भारत में जैसे मैंने बताया प्रतिहार वंश था, और दक्षिण में जो नीचे की तरफ है राष्ट्रकूट वंश था। इन तीनों में कन्नौज को लेकर के भयंकर संघर्ष छिड़ गया, और एक तरीके से हम कहें कि प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया कन्नौज। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम बिल्कुल विस्तार से हम पढ़ेंगे। और दोस्तों ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको कभी भी गुर्जर प्रतिहार वंश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और बात मैं कह देना चाहता हूँ कि इस टॉपिक में मैंने जितने क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न मैंने कोई भी देखा नहीं कि कितने क्वेश्चन आए हैं। आपको खुद को ये जज करना है कि ये टॉपिक पूरा होने के बाद फिर आप देखें कि एग्ज़ाम में इनमें से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने कहा कि जो कन्नौज है उसका अस्तित्व अब मतलब सम्मान की दृष्टि से कन्नौज को देखा जाने लगा। कन्नौज मुख्यतः दोस्तों गंगा नदी किनारे था, और यह 5 मार्गों पर स्थित नगर था, बहुत भव्य नगर था, और हर किसी शासक का एक सपना होता था कि कन्नौज पर अधिकार किया जाए। तो जैसे कि मैंने कहा, तीनों वंश कन्नौज के लिए उलझते रहे और युद्ध करते रहे। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं हम गुर्जर प्रतिहार वंश की। गुर्जर, ये जो शब्द है गुर्जर प्रतिहार, तो कई इतिहासकार अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गुर्जर कोई प्रदेश का विशेष का नाम है और उसके कारण ये गुर्जर शब्द बनता है। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार के हमें साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं, एक बार हम अच्छे से प्रकाश डालते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों ऐहोल प्रशस्ति। ऐहोल प्रशस्ति जो है पुलकेशिन द्वितीय राजा से संबंधित थी, और सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहार का उल्लेख जो है, नाम का उल्लेख, ये हमें ऐहोल प्रशस्ति में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आरसी मजूमदार ये इतिहासकार हैं, तो इन्होंने 4 स्थान बताए हैं जहां से प्रतिहारों के लिए गुर्जर शब्द का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, जहां से प्रतिहार के लिए गुर्जर शब्द का प्रयोग होता है। तो ये 4 जो पुरातात्विक सामग्रियां, ये जो ताम्रपत्र मिले हैं, ये मिले हैं नीलकुंड, राधनपुर, देवली, करड़ा है। तो यहाँ जो प्रतिहार है उनके लिए पहली बार गुर्जर शब्द प्रयोग में आता है। दोस्तों ये प्रश्न हो सकता है परीक्षा में आ चुका है, और नहीं आया है तो निश्चित रूप से आने की पूरे चांसेस है जब आप आगे की परीक्षाओं में बैठेंगे। इसको मैंने एक ट्रिक बनाई है दोस्तों, नीली राधा देकर। इसको कैसे याद करेंगे हम? नीली राधा, राधा कैसी है दोस्तों? नीली। तो क्या किया? नीली राधा देकर। तो नीली से हो गया नीलकुंड, और राधा से हो गया राधनपुर, दे से हो गया देवली, और देकर, कर से हो गया करड़ा है। तो इस प्रकार से ये जो चारों स्थान है ये दोस्तों एक बहुत छोटे से सूत्र से याद होते हैं, नीली राधा देकर। अब बात करते हैं 851 ईस्वी में जाते हैं दोस्तों हम, क्योंकि ये तत्कालीन समय की सारी बातें हैं। 851 ईस्वी में अरब यात्री आया था सुलेमान, याद रखिएगा सुलेमान, और उसने एक पुस्तक लिखी सिलसिला उत तवारिक, सिलसिला उत तवारिक। इसके बाद एक और यात्री आता है बगदाद से, अल मसूदी। अल मसूदी की पुस्तक है मरूजुल महान, मरूजुल महान। दोस्तों यह आता है महिपाल प्रथम के कार्यकाल में। तो महिपाल प्रथम के कार्यकाल में अल मसूदी भारत में आता है। तो ये दोनों हमें याद करने हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षा में आजकल ये प्रश्न भी पूछा जाने लगा है कि अरब यात्री सुलेमान किस शासक के समय आया, तो आपका उत्तर होगा मिहिर भोज। और अगला क्वेश्चन जो अल मसूदी है ये किसके समय आया, तो मसूदी से आप निकाल लीजिए, मसूदी में ही उत्तर छिप गया है आपका, तो मैं से हो गया महिपाल। ठीक है फ्रेंड्स। अब एक और जो गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी मिलती है ये हमें मिलती है ग्वालियर प्रशस्ति से। प्रशस्ति क्या होती है फ्रेंड्स? प्रशस्ति होती है किसी भी राजा का यशोगान, उसकी जो उपलब्धियां हैं उनका वर्णन करना और जो कमियां हैं उनको छिपा देना, प्रशस्ति। तो ग्वालियर प्रशस्ति
ग्वालियर प्रशस्ति दोस्तों संबंधित है मिहिर भोज शासक से। मिहिर भोज शासक ने ग्वालियर प्रशस्ति की रचना करवाई और इसमें दोस्तों नागभट्ट प्रथम को, जो कि उज्जैन शाखा का संस्थापक है या कन्नौज शाखा का संस्थापक है, उसको राम का प्रतिहार और विशुद्ध क्षत्रिय कहा गया है। याद रखिएगा दोस्तों, ग्वालियर प्रशस्ति किस राजा के समय थी? किस राजा के समय थी? मिहिर भोज, और उसमें नागभट्ट प्रथम को क्या कहा गया है? राम का प्रतिहार और विशुद्ध क्षत्रिय। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है, यहाँ ये प्रश्न बनता है। आगे हम देखते हैं कि राजशेखर दोस्तों याद रखिएगा, राजशेखर दरबारी कवि था और गुरु भी था महेंद्रपाल का। तो महेंद्रपाल और महिपाल प्रथम, इन दोनों के समकालीन जो कवि है वो थे राजशेखर, और इन्होंने अपनी जो पुस्तक है विद्वत्शाल भंजिका, उसमें पुस्तक का नाम याद रखिएगा विद्वत्शाल भंजिका, आगे हम और पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। तो इसमें महेंद्रपाल जो शासक है उसे रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि कहा गया है। महेंद्रपाल को क्या कहा गया है दोस्तों? रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि। तो रघुकुल से ऐड कर दीजिए तिलक और चूड़ामणि को। इसके बाद जो महिपाल है उसे कहा गया है, महिपाल प्रथम को कहा गया है रघुकुल मुक्तामणि और रघुवंश मुकुटमणि। तो मुकुट और मुक्त महिपाल, तो इस प्रकार से आप बहुत इजीली याद कर पाएंगे। महिपाल मुकुटमणि और महिपाल मुक्तामणि, रघुकुल और रघुवंश। तो ये किसने कहा है दोस्तों? राजशेखर ने संज्ञा दी है, उपमा दी है। ठीक है। अब बात करते हैं ह्वेनसांग की। ह्वेनसांग जो है ये चीनी यात्री था और उस काल का, पूर्व मध्य काल का जो इतिहास है उसमें इस व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। इसका एक अन्य नाम भी मिलता है युआन च्वांग। तो आप कभी भ्रमित ना हो जाएं, याद रखिएगा ह्वेनसांग का नाम ही क्या है? युआन च्वांग। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या कहा? ह्वेनसांग ने कहा कि जो गुर्जर प्रतिहार है उनकी जो राजधानी है वो बताई इन्होंने भीनमाल। क्या बताई दोस्तों? भीनमाल। और भीनमाल को इन्होंने पीलो मोलो कहा है अपनी भाषा में। भीनमाल को क्या कहा है? पीलो मोलो। और एक शब्द है कुचेलो, ये कहा है उन्होंने गुजर शब्द के लिए। तो गुजर शब्द के लिए कुचेलो, और उन्होंने राजधानी जो बताई है वो क्या बताई है? पीलो मोलो यानी भीनमाल। ठीक है फ्रेंड्स, एक और पुस्तक है पृथ्वीराज विजय। इसके लेखक कौन है दोस्तों? आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। इसमें संघर्ष जिसने शुरू किया था। तो वत्सराज जो है उसको उसका सामंत कहा गया है चाहमान दुर्लभ राज को। किस पुस्तक में? पृथ्वीराज विजय पुस्तक में। ठीक है दोस्तों, और राज तरंगिणी पुस्तक है एक कल्हण की राज तरंगिणी पुस्तक है जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। और इसमें कूल एक शब्द आता है, कूल आप याद कर लीजिए, कारकोट, उत्पल और लोहार, इन वंश का विस्तार से वर्णन दिया गया है। तो राज तरंगिणी में भी मिहिर भोज का उल्लेख है। किस शासक का उल्लेख है दोस्तों? मिहिर भोज का। याद रखिएगा मिहिर भोज यानी आदिवराह है। और एक और जो साक्ष्य मिलता है वो मिलता है 973 ईस्वी की हर्षनाथ प्रशस्ति है सीकर में। हर्षनाथ प्रशस्ति है सीकर में। हर्ष मंदिर है दोस्तों, बहुत ही रमणीक स्थान है। और यहाँ पर जो है ये शिव मंदिर है और ये तत्कालीन समय में बना हुआ है महामारू शैली का ये मंदिर बना हुआ है, पंचायतन शैली महामारू शैली का। तो इस पर एक प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति में कहा गया है कि जो गुर्जर प्रतिहार है ये उत्तर भारत में शक्तिशाली थे। और देखिए चौहान क्या थे? उनके सामंत थे दोस्तों। चौहान यदि सामंत थे, इससे आप समझ रहे होंगे कि ये इतने शक्तिशाली थे कि जो आगे जाके हम पढ़ रहे हैं चौहान, गुहिल, ये सब दोस्तों, ये सभी लोग गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे प्रारंभ में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप, बहुत सिंपल सी बात है। कुल मिला के यदि हम देखें पूरा सिनेरियो तो ये बात क्लियर होती है कि जो सबसे प्रमुख उस समय वंश था पश्चिम भारत का वो था गुर्जर प्रतिहार। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन जो परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आया हुआ है ये एक क्वेश्चन है कि प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताइए मुहणोत नैणसी ने। तो बस एक आपको फिगर याद रखना है 26। ये प्रश्न भी आ सकता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुहणोत नैणसी को
राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। तो इन्होंने 26 शाखाएं बताई हैं दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश की। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं शाखाओं के ऊपर। जो मंडोर शाखा है ये हम शुरू से पढ़ते हैं। सबसे प्राचीन शाखा थी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है गुर्जर प्रतिहारों की, तो मंडोर। तो दोस्तों इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है 831 के जोधपुर, 837 के मंडोर और 861 के घटियाला शिलालेखों अभिलेखों से। तो जोधपुर, मंडोर, घटियाला इन तीनों से गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी प्राप्त होती है। जो मंडोर है ये बहुक ने लिखवाया था और घटियाला को कक्कुक ने लिखवाया था। जो मंडोर अभिलेख है ये बहुक ने और जो घटियाला है ये कक्कुक ने लिखवाया था, याद रखिएगा दोस्तों। इनसे जानकारी प्राप्त होती है कि जो मंडोर शाखा है उसका जो प्रथम पुरुष है वो कौन था दोस्तों, हरिश्चंद्र। आप कैसे याद रख सकते हैं, एक शब्द मैं आपको बोलता हूँ, आपको परमानेंटली याद रह जाएगा। राजा, यदि हम कहेंगे सत्यवादी राजा कौन था इतिहास में, तो आप कहेंगे हरिश्चंद्र। तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र इसका संस्थापक था। यहाँ दोस्तों ये प्रश्न एक तो ये बनता है कि जो प्रथम व्यक्ति कौन था, तो हरिश्चंद्र, और उसका अन्य नाम कई बार दोस्तों परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, रोही लद्दी। रोही लद्दी, तो रोही लद्दी किसका नाम था, हरिश्चंद्र का। हरिश्चंद्र का जो उल्लेख है ये कहाँ कहाँ से मिलता है दोस्तों, जोधपुर, मंडोर और घटियाला से। ठीक है दोस्तों। और इस प्रकार से जो हरिश्चंद्र है इसके दो रानियां थी, एक ब्राह्मण थी और एक क्षत्रिय थी। तो जो क्षत्रिय रानी थी उसका नाम था दोस्तों भद्रा। ठीक है, भद्रा रानी के 4 पुत्र थे दोस्तों, भोगभट्ट, रज्जिल, कद्दक और दह। भोगभट्ट, रज्जिल, कद्दक और दह। भोगभट्ट, रज्जिल, कद्दक और दह। तो जो मंडोर की वंशावली शुरू होती है दोस्तों, वंशावली जो वंश वृक्ष शुरू होता है वो शुरू होता है रज्जिल से। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम व्यक्ति तो हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का अन्य नाम रोहिलद्दी। रोहिलद्दी का उल्लेख 3 अभिलेखों से मिलता है। ठीक है दोस्तों। और इसके 2 रानियां थी, जो क्षत्रिय रानी थी उसका नाम मिलता है, ब्राह्मण जो रानी थी उसका नाम नहीं मिलता। क्षत्रिय रानी का नाम क्या था दोस्तों, भद्रा। उसके 4 पुत्र थे, भोगभट्ट, रज्जिल, कद्दक और दह। तो जो रज्जिल है यह प्रथम जो वंश वृक्ष है, जो है वंशावली शुरू होती है वो रज्जिल से शुरू होती है दोस्तों। इन चारों ने मिलकर के जो मंडोर है इसको विजय किया था। तो याद रखिएगा, इन चारों ने मिलकर के मंडोर को फतेह किया और जो रज्जिल है ये वंशावली का प्रथम शासक है। यह जो है, इसके बाद जो रज्जिल है इसका पौत्र, रज्जिल का जो पोता है नागभट्ट प्रथम। याद रखिएगा, एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, बार बार रिपीट करने से आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के उसका नाम रोहिलद्दी, फिर उसके बाद आ गया रज्जिल, वंश वृक्ष का पहला राजा। और रज्जिल के पोते का नाम था, रज्जिल के पोते का नाम क्या है, नागभट्ट प्रथम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नागभट्ट प्रथम ने मंडोर से अपनी राजधानी कहाँ ले गया था दोस्तों, मेड़ता। तो दोनों मै से हैं तो इजी है, मंडोर से मै से उठा के मै पे ले गया, मतलब मंडोर से कहाँ ले गया दोस्तों, मेड़ता। और ऐसा नहीं है कि जो मेड़ता है यह इसका अस्तित्व हो गया, मतलब इसका प्रधानता हो गई और मंडोर का कोई अस्तित्व नहीं रहा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मंडोर भी उतना ही अस्तित्व लिए हुए था अब आगे भी। और इसका उदाहरण हमें तब मिलता है जब नागभट्ट प्रथम का एक पुत्र था तात। दोस्तों तात, केवल नाम याद रख लीजिए, तात था। तो उसने संन्यास ग्रहण कर लिया था और मंडोर रह रहा था। तो मंडोर अपनी जो प्राकृतिक खूबसूरती है उसके लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मंडोर शाखा का प्रथम व्यक्ति हरिश्चंद्र, अन्य नाम रोहिलद्दी, और 4 उसके पुत्र थे। क्षत्राणी भद्रा से हुए। रज्जिल से वंशवृक्ष की शुरुआत होती है और रज्जिल का पौत्र कौन था, नागभट्ट। और नागभट्ट राजधानी कहाँ ले गया दोस्तों, मंडोर से मेड़ता।